हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर एटम्स बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से पूरा रिवाइज करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन इस वीडियो में कवर हो जाएगी। और अगर आपको एटम्स के नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एटम्स के कौन कौन से मॉडल्स आए थे इनिशियली। तो सबसे पहला एटम का मॉडल था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें यह कहा गया था कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है भरा हुआ है और उसमें नेगेटिव चार्ज बीच बीच में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। वाटरमेलन का जो रेड कलर का पार्ट होता है वो पूरा भरा हुआ होता है वाटरमेलन में, तो उसको आप मान लो पॉजिटिव पार्ट, और उसके अंदर जो सीड्स हैं उसको आप मान लो नेगेटिव पार्ट। तो ये थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था, लेकिन ये बहुत जगहों पर फेल हो गया। एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स थे जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बात याद रखना कि ये जो वीडियोस हैं ये बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग चैप्टर्स की रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्हें चैप्टर आता है और वो बहुत जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो पहले आपको डिटेल्ड वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेंगे तो। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जब थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने एसोसिएट्स जीजर और मार्सडन के साथ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम को गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया लाकर। इसके पीछे का पर्पस यह था कि अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल पास होगा तो एटम की वेरियस पार्ट से जब वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा तो उस डिफ्लेक्शन को स्टडी करके पता चल जाएगा कि एटम के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहां है, नेगेटिव चार्ज है तो कहां है, कितना है, वो सारी चीजें। ठीक है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है और एटम के अंदर जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। यहां पर एक सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का, यहां पर लेड ब्रिक्स थी, पूरा लेड से शील्ड किया गया था इसको, क्योंकि लेड जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम ये नहीं चाहते कि अल्फा पार्टिकल हर तरफ फैले। यहां पर एक पतली सी नैरो स्पेस था जहां से अल्फा पार्टिकल सीधे आते हैं और गोल्ड फॉइल को हिट करते हैं। गोल्ड फॉइल को हिट करने के बाद यहां पर एक डिटेक्टर घूम रहा है जो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। तो क्या ऑब्जर्वेशंस थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे चले गए जिनमें कोई रिपल्शन नहीं हुआ, और ओनली अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। देखो कितनी कम डिफ्लेक्शन है। ठीक, और इससे पता क्या चला, इस ऑब्जर्वेशन से पता क्या चला भाई, जब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट चले गए तो इससे तो यही पता चला ना कि जो मैक्सिमम स्पेस है एटम के अंदर वो बिल्कुल खाली है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो एक बहुत छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया रदरफोर्ड ने। और यहां पर ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो उस एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं वो घट जाते हैं। मतलब जितने ज्यादा एंगल पर पार्टिकल स्कैटर हो रहा है उतने ही कम पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, है ना। कम एंगल पे ज्यादा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ज्यादा एंगल पे कम पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं। स्कैटरिंग एंगल मतलब कितने एंगल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ है। ठीक, तो अब इस सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। पहला उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर कोर की एटम सेंट्रल न्यूक्लियस होल्ड्स मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के पास उस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है जिसको न्यूक्लियस बोला गया उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, एटम के साइज से लगभग 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से। एटम में मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत हल्का है और बहुत बड़े खाली स्पेस पे थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स है बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है एटम में। ठीक, तो अगर हम एक पिक्टोरियल वे में समझने की कोशिश करें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा एटम है, उसका एक बीच में सेंटर है छोटा सा जिसको न्यूक्लियस बोला गया। तो क्योंकि ये इतना छोटा है तो जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो इससे बहुत दूर से निकले तो वो स्ट्रेट चले गए, जो थोड़ा पास से निकला वो थोड़ा सा रिपेल हुआ, जो ज्यादा पास से निकला वो थोड़ा ज्यादा रिपेल हुआ, जो काफी पास से निकला वो बहुत ज्यादा रिपेल हुआ। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से बेंड होना शुरू हुआ है ना, यहां से रिपल्शन इसमें स्टार्ट हुई। तो जब इसमें रिपल्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब
न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है और इस पार्टिकल की जो लाइन है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसे क्या बोला जाता है? इंपैक्ट पैरामीटर बोला जाता है, और इसको बी से डिनोट किया जाता है। तो इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, मतलब जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के उतना ही पास है, तो उसका स्कैटरिंग एंगल उतना ज्यादा होगा। तो जितना कम इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस की लाइन में आ गया वो तो वापस चला जाएगा, तो उसका स्कैटरिंग एंगल जो है वो 180 डिग्री। और अगर मैक्सिमम हो इंपैक्ट पैरामीटर तो स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन करी जिससे कि न्यूक्लियस के साइज का, न्यूक्लियस के रेडियस का आइडिया लगा। रदरफोर्ड ने बोला कि वो वाले अल्फा पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें जो बिल्कुल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन में आया है और जो बिल्कुल वापस चला गया है, तो ऑब्वियसली वो अल्फा पार्टिकल उस जगह से वापस मुड़ा होगा जो पॉइंट न्यूक्लियस के थोड़ा बाहर होगा। न्यूक्लियस से टकरा के तो वापस नहीं मुड़ेगा ये, क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस है, और गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसका, गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, तो गोल्ड के न्यूक्लियस में इतने ज्यादा प्रोटॉन्स हैं और अल्फा पार्टिकल को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेंगे वो प्रोटॉन्स। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे आया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, यहां पर इतनी रिपल्शन फील होती है उसको यहां तक आते आते कि वो वापस ही चला जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, रदरफोर्ड कहता है अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो इस डिस्टेंस से तो कम ही होगा, है ना। हमें आइडिया लग जाएगा कि उसका साइज क्या है न्यूक्लियस का। और ये डिस्टेंस कैसे निकाले? अल्फा पार्टिकल कहां से वापस पलटेगा? अल्फा पार्टिकल वहां से वापस पलटेगा जहां पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस की, सॉरी, अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहां आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, रिपल्शन की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो घट रही है। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है? जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहां आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है। यहां तक आते 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 उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, और वहां से वापस चला गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो ये R हम निकाल लेंगे। Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, और Q2 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज 79e। तो ये वैल्यूज हमने सारी रखी, तो R नॉट आ गया 141.3 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब 10 की पावर -15 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है इससे तो कम ही होगा। ठीक। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की भी लिमिटेशन थी। पहली तो लिमिटेशन थी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन जब लगातार न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लगातार न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, भाई एनर्जी कहां से आ रही है उसके पास? तो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो घटती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटती जाएगी तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा जाके। ऐसा नहीं होता, सारे एटम स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का कारण क्या है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरा, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं बताता। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और हमने पढ़ा है पीछे कि एक्सेलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही तो है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इमिट करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट धीरे धीरे कम भी हो रहा हो तो भी तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्टिन्यूअस वे में घट रही होगी, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। बट हमें कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस नहीं मिलती है। इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन एमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट मेटल के एटम्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करता है। ये वाली एमिट करी, इतनी नहीं करी, ये करी, इतनी नहीं करी, तो उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस दिखाई देती हैं। वो क्यों आती हैं रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और क्वांटम थ्योरी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो यहां पर लिए ही नहीं गए थे। तो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और बोर ने बोला कि बोर के एटॉमिक मॉडल की स्पेशल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में यही तो पॉइंट था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी एमिट करनी चाहिए उनको। तो एनर्जी, बोर कहता है कि ऐसे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं एटम के अंदर, सारे नहीं कि यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी नहीं, बीच बीच में ऐसे ऑर्बिट्स पॉसिबल है एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी एमिट करता ही नहीं है। यस, ठीक। और इनको रदरफोर्ड ने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स का। इन ऑर्बिट्स को रदरफोर्ड ने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स का। तो सिर्फ बात करके फायदा नहीं है, उससे पूछा भी जाएगा कि भाई अच्छा बताओ कौन से ऑर्बिट्स हैं ये। तो उसने बोला कि अगर हम
जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगाएं, अगर हम डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगाएं तो डी ब्रॉगली कहता है कि सारी मूविंग चीजें जो है वो वेव हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रिवॉल्व करता है, मान लो ऑर्बिट में वेव की तरह। तो इस कि ये एक वेवलेंथ हो गई, दो वेवलेंथ हो गई, तीन वेवलेंथ हो गई, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर वो लैम्डा का मल्टीपल होगा। और अगर आप लैम्डा की जगह डी ब्रॉगली का फॉर्मूला रख दो 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, और एम वी को इधर ले आओ, 2 पाई को इधर ले आओ, सो यू विल गेट एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो बोर कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, तो ये h अपॉन 2 पाई की एक वैल्यू आएगी। तो वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। और फिर बोर ये कहता है कि अगर ऐसे में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और उस हायर एनर्जी स्टेट में जाके वो फोटोन को एमिट करके वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। और दोनों स्टेट्स के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एच न्यू के बराबर है। एच न्यू मतलब जो फोटोन उसने एमिट किया है उसकी एनर्जी, क्योंकि वही फोटोन एब्जॉर्ब करके तो इलेक्ट्रॉन आया था। ठीक है, तो अगर मैं जो पीछे मैंने इक्वेशन लिखी है mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वो इक्वेशन लूं और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा न्यूक्लियस के अराउंड, उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स है उसकी वजह से मिल रही है। तो अगर मैं mv स्क्वायर अपॉन r ये लूं और उसको कूलम लॉ के q1 q2 बाय r स्क्वायर के इक्वल पुट करूं, तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले हम ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी का निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। पहली वाली इक्वेशन से कूलम लॉ वाली r हमें मिला kz e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। दूसरी वाली इक्वेशन से एंगुलर मोमेंटम, उसको बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई वाले को। ठीक है, तो वहां से r मिला nh अपॉन 2 पाई mv। ये दोनों r की वैल्यूज हैं, इन्हें इक्वेट कर दोगे तो तुम्हें m की वैल्यू मिलेगी, और वो m की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू मिलेगी। m क्यों निकालना है, m तो हमें पता ही है। v की वैल्यू है 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन nh। ठीक, तो यहां पे अगर हम पाई की वैल्यू डाल दें, k की वैल्यू डाल दें, z की वैल्यू डाल दें, n की वैल्यू डाल दें, h की वैल्यू डाल दें, ये सारी वैल्यूज डालने के बाद z को 1 डाल दिया, हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, और n को भी 1 डाल दिया, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है। तो यहां पे हमें वेलोसिटी मिली 1 अपॉन 137 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के 137 टाइम्स कम होती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में। अब रेडियस की वैल्यू निकालें। अब ये जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में v की जगह पुट करके आपको रेडियस की वैल्यू मिलेगी n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv स्क्वायर निकालोगे। हाफ mv स्क्वायर निकालना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, वो थी kz e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहाँ पे आपने एक r से r काट दिया और 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, kz e स्क्वायर बाय 2r, ये आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 बाय r, वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस kz e स्क्वायर बाय r। टोटल एनर्जी इन दोनों को सम करके आएगी, जो कि आ जाएगी ये। तो अगर आप रिलेशन देखोगे तो अगर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो E है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल है और नेगेटिव में है, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर नेगेटिव में है। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया आर की वैल्यू डालने के बाद। टोटल एनर्जी आई थी माइनस हाफ kz e स्क्वायर बाय r, तो r की वैल्यू हमने डाल दी जो पीछे हमने निकाली थी, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। टोटल एनर्जी को हम En भी लिखते हैं, यानी एनर्जी इन nth ऑर्बिट, जो कि ये आ गया। इसमें जितने भी हमको वैल्यूज पता हैं और हम z और n छोड़ दें, तो वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू है, आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके, देन यू विल गेट 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। सो यहां पे z और n को 1 पुट कर दोगे तो आपको हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी मिल जाएगी। n को 2 पुट कर दोगे तो सेकंड में, एंड सो ऑन। ठीक, तो बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब n1 लेवल से n2 लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब n2 से n1 पे वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, वो एनर्जी होती है फोटोन की फॉर्म में जो एमिट होती है, और वो दोनों लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वो होती है। तो एक बार इसमें
मैंने पीछे एनर्जी के फॉर्मूले में n की जगह n2 डाला, फिर n की जगह n1 डाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला मेरे को फॉर्मूला मिला। और न्यू की जगह c बाय लैम्डा लिखा, c को भी उधर ले गए, इस पूरे को सॉल्व किया, इसको रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू है r। एंड रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि r की जो वैल्यू है वो है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन अगर वापस आया है तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा, तो आपने n2 को 3 डाल दिया, n1 को 1 डाल दिया पीछे वाले फॉर्मूले में और आ गया 1025 एंगस्ट्रॉम। तो n इक्वल टू 1 जो लेवल है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 वाला हमारा हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 वाला हो गया हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो जब किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा और उस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन नजर आएगी। तो अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो ये जितनी भी वेवलेंथ वो एमिट करता है इन सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं, या उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं लाइमन सीरीज। वो सब अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं। अल्ट्रावायलेट होता है जिसकी वेवलेंथ लगभग 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, तो इन सब की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम आती है। ठीक है, n इक्वल टू 2 पे अगर वो वापस आता है किसी भी हायर स्टेट से तो बामर सीरीज जो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, 3 से हायर से 3 पे वापस आता है तो इंफ्रारेड में लाई करती है, उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। 4 से हायर से 4 पे वापस आता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। 5 से हायर पे 5 पे वापस आता है तो उसको बोलते हैं फंड सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -3.40345। तो किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो ये है हमारी लाइमन सीरीज जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। किसी से भी सेकंड पे वापस आता है बामर सीरीज, थर्ड पे पास्चन, फोर्थ पे ब्रैकेट, पी पे फंड, और ये आखिरी की तीनों जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। ठीक, ये रही। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि किसी भी सीरीज की अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आपको n2 को n1+1 डालना होगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो n2 को आपने इंफिनिटी डालना होगा। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो कोई भी एटम है तो जब उसमें से लाइट पास करी जाती है तो वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब करता है जिनको यूज करके उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जंप कर सकते हैं। और जब वो एमिट करता है तो ऑब्वियसली वो वही वाली रेडिएशंस एमिट करता है जो उसने एब्जॉर्ब करी होती हैं। तो जो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो अदरवाइज ब्लैक होता है, लेकिन जो जो लाइंस वो एमिट करता है वो वाली कलर्ड होती हैं। और जो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो वैसे पूरा लाइट का है, तो उसमें जो डार्क लाइंस होती हैं वो वाले पार्ट्स होते हैं जो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली। लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल की पहली लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो होती हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या फिर He प्लस हो गया या फिर लिथियम 2 प्लस हो गया या बेरिलियम 3 प्लस हो गया। ठीक है, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये 3 पे 4 पे ही एप्लीकेबल होगा तो हम इसको थोड़ी ना मानेंगे, मतलब इसको फाइनल वो नहीं देंगे। एक हमें इसके बाद और एटॉमिक थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स की वायलेशन होगी। क्लासिकल फिजिक्स तो यही कहता है ना कि अगर एक चार्ज होगा और एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, और ये कहता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो रेडिएशन एमिट ना करे। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंक्लूड ही नहीं किया गया इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एटम्स और उसके अंदर के वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने का। ऑर्बिटल शेप की लिमिटेशंस, ऑर्बिटल्स की शेप को सर्कुलर माना गया। क्यों माना गया भाई? एलिप्टिकल शेप्स भी पॉसिबल है और भी बहुत सारी शेप्स पॉसिबल है। और जीमन इफेक्ट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्टार्क और जीमन इफेक्ट दोनों की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनके स्पेक्ट्रम को रखा जाए तो उसके अंदर की जो लाइन है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है। वो बाद में हमें पता चला कि ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। तो ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।